हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 27। इधर दिन ब दिन पीयूष की दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी, मगर उस एक वादे ने उसे बांध रखा था। वादा शालिनी के काबिल बनने का। इस बीच वो खुद को भी भूल गया था। शालिनी से दूर हुए उसे पूरे 10 महीने हो गए थे। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उसे चैन की नींद आई हो। सिगरेट की ऐसी लत लगी कि फिर छूटने से ना छूटी। वो भी सिगरेट छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर कभी ना छूटने वाला साथी जो बन गया था सिगरेट। न खाने की सुध न समय की। जब श्रुति डांट लगाए तब उसका खाना होता था। उसके वो दोस्त जिन्होंने श्रुति को परेशान किया था, वो मानो उस दिन के बाद से गायब ही हो गए थे। दिल्ली में उनका और उनके परिवार दोनों का नामो निशान तक नहीं था। समय के साथ सब आगे बढ़ रहे थे, बस थम गया था तो पीयूष। रिहा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो पीयूष से माफी मांग सके। इसलिए इन चीजों से दूर जाने के लिए वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। निरंजन जी ने काफी जोर दिया पीयूष को कि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, मगर पीयूष, उसने तो अलग ही जिद पकड़ी थी। निरंजन जी को मयंक और श्रुति के रिश्ते की भनक भी लग गई थी, मगर श्रुति पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। वहीं मयंक भी चाहता था कि वो बिजनेस में और अच्छे से सेटल हो जाए। वहीं शालिनी ने एक बार फिर कॉलेज में टॉप किया था। जैसा कि उसने कहा था, वो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपनी आगे की पढ़ाई कर रही थी। इस बीच सबसे ज्यादा किसी ने उसका प्रेगनेंसी के दौरान ख्याल रखा तो वो था आदित्य। पीयूष की कमी उसे अक्सर खलती थी। यूं तो पीयूष हर पल उसके दिलो दिमाग में छाया रहता था। नफरत ही सही, मगर हर पल पीयूष का ख्याल ही उसके जहन में था। इस बीच राधिका जी ने उसे माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मोहन जी की नाराजगी बेटी के आगे कब तक टिकती। आदित्य तो मानो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता हो। उसके खाने से लेकर उसकी सेहत तक, उसके रहते शालिनी जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकती थी। 24 जुलाई का दिन था, आधी रात का समय, जहां शिमला में धुआंधार बारिश हो रही थी। इतनी बारिश के बीच एक गाड़ी काफी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी में एक लड़की की दर्द से भरी चीख गूंज रही थी। आसपास पानी भर गया था। अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे आदित्य ने एक बार फिर पलटकर शालिनी को देखा, जो दर्द की वजह से चीख रही थी। चाहते हुए भी ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंदें लुढ़क गई और उसकी पकड़ राधिका जी के हाथों पर कस गई। शालू, शालू आंखें खुली रखो। देखो हम पहुंच गए, बस कुछ दूर पर है हॉस्पिटल। बस थोड़ा सा और दर्द सह ले मेरी बच्ची। राधिका जी ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा तो शालिनी ने अपने बाहर निकले पेट पर हाथ रख दिया। आगे बैठे मोहन जी ने बेचैनी से एक बार फिर बाहर देखा। इतनी बारिश, इस बारिश में गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। उसके बावजूद आदित्य कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए। शालिनी की आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क गई। वो कोशिश कर रही थी वो चीखे ना, मगर दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था। आखिर आदि ने एक बार फिर उसे देखा और बाहर निकल गया। मोहन जी ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बोला, अंकल, माँ आप लोग शालू को संभालिए, मैं देखता हूँ बाहर, हो सकता है कोई और सॉल्यूशन मिल जाए। कहते हुए गाड़ी का गेट बंद करते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। एक आदमी की दुकान में पानी भर गया था, इसलिए वो अपनी दुकान का सारा सामान अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। आधी रात का वक्त था और आसपास के दुकानदार अपनी दुकान में रखे सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते हुए आदित्य वहां पहुंचा और उसे आवाज दी। वो आदमी पलटा। देखने में वो पहाड़ी गांव में रहने वाला लग रहा था। आदित्य को देखकर वो बाहर आया तो आदित्य बिना रुके बोल पड़ा, आप कोई हॉस्पिटल जानते हैं क्या, जो दूसरे रूट से होकर जाता हो और वहां बारिश का पानी भी जमा नहीं हो। वो आदमी बिना कुछ बोले बस आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके ऐसे देखने से आदित्य ने खुद को देखा। जल्दी जल्दी में वो घर से निकला था, टी शर्ट, लोअर और पैरों में स्लीपर पहने। बिखरे हुए बाल और बेचैन नजरें मानो बस जवाब की तलाश में उस आदमी को देख रही थी। जब आदित्य ने उसे ऐसे खुद को घूरते देखा तो उसने एक बार खुद को देखा, फिर उसको देखकर चिढ़ते हुए बोला, आप बताएंगे प्लीज, एक प्रेग्नेंट लड़की है हमारे साथ, उसे जरूरत है हॉस्पिटल की, उसकी डिलीवरी होने वाली है। इस तरफ तो पानी भरा है, एक काम कीजिए, पहाड़ी रास्ते से होकर जाइए, उसके बाद हाईवे से जाइए, शहर के बाहर ही एक अस्पताल है। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी को बैक लेते हुए बोला, अंकल शहर के बाहर एक हॉस्पिटल है, वो दूर है लेकिन उस रूट में पानी नहीं भरा है। मोहन जी ने सिर हिला दिया। कुदरत भी मानो अपना कहर बरपा रही थी। कार की छत पर पड़ती बारिश की बूंदों के साथ शालिनी की चीखों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि आधी रात का वक्त था, इसलिए रास्ता खाली ही था। उस पर बढ़ती आदित्य की कार। लगभग आधे घंटे बाद हॉस्पिटल के बाहर कार आकर रुकी। शालिनी लगभग बेहोश हो गई थी। वहीं राधिका जी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उनकी कोशिश रंग भी लाई। अपनी बंद होती आंखों को वो खोलने की कोशिश करने लगी। मोहन जी बाहर आए और अंदर डॉक्टर को बुलाने चले गए। वहीं आदित्य तेजी से बाहर निकला। शालिनी के साइड का दरवाजा खोलकर उसने शालिनी को देखा और आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ दी।
उसने राधिका जी की तरफ देखा और एक बार शालिनी को देखा, मानो उसने आंखों ही आंखों में आदित्य को इजाजत दे दी थी। अगले ही पल उसने झुककर शालिनी को अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर निकाला और हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गया। तब तक मोहन जी डॉक्टर्स को ले आए थे। राधिका जी भी कुछ जरूरी चीजें हाथ में लिए आदित्य के पीछे ही आई। डॉक्टर उपासना को राधिका जी ने बुला लिया था, तो वो उस हॉस्पिटल की टीम के साथ थी। शालिनी को स्ट्रेचर पर आदि ने बिल्कुल संभाल कर लेटा दिया। नर्स स्ट्रेचर को धकेलते हुए लेबर रूम में जाने लगी, तो शालिनी ने आदि और मोहन जी दोनों का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, आदि, अगर डॉक्टर ने मेरे और मेरे बच्चे में से किसी एक को बचाने को कहा तो आप लोग मेरे बच्चे को चुनना। कहते हुए उसकी आंखें भारी हुई। इस समय उसे सबसे ज्यादा पीयूष की जरूरत थी। डर, खुशी, घबराहट, ना जाने कितने ही भावों ने उसे घेर रखा था। ये 9 महीने हर पल हर दिन उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जिसके लिए वो सबसे लड़ गई, वो इस दुनिया में आने वाला था। कैसा ये पल था, ये किसी के लिए भी बयां करना मुश्किल था। आदित्य की आंखें अपने आप ही भर आई थी। उसने उस हाथ को देखा जिसे शालिनी ने कसकर पकड़ा था। शालिनी इस समय क्या सोच रही थी, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और उसका सिर सहलाकर बोला, बिल्कुल रिलैक्स हो जा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। नर्स स्ट्रेचर लेबर रूम के अंदर ले जाने लगी, तो शालिनी का हाथ मोहन जी के हाथ से छूट गया। जब तक दरवाजा बंद नहीं हो गया, उसकी नजरें मोहन जी पर ही थी। बाहर चलती तेज हवा के झोंकों की वजह से उस कमरे के पर्दे उड़ रहे थे। अंदर बेड पर एक तस्वीर पड़ी थी और बाथरूम की लाइट जल रही थी। वो शालिनी का व्यवस्थित कमरा अभी भी जस का तस था, जैसे वो छोड़कर गई थी, बिल्कुल वैसा। घड़ी 4 बजने का इशारा कर रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अपना मुंह टॉवल से पोंछते हुए उसने टॉवल को एक तरफ रख दिया। शायद अभी अभी पीयूष उठा था या सोया ही नहीं था। आंखों में फैली लाली को देख कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सोया भी था या नहीं। अपने बालों में हाथ फेरकर उसने एक बार सिर झटक दिया। चेहरे पर मानो उसके कोई भाव ही नहीं था। बाइक की चाबी और सिगरेट केस बेड के पास से उठाते हुए उसकी नजर उस तस्वीर पर चली गई। वो पलटा और उस तस्वीर को उठा लिया। शालिनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे अंदर तक सुकून पहुंचा रहा था। होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक फुल स्पीड में सड़कों पर दौड़ रही थी। बाइक का अजीब सा शौक था उसको। लाखों की गाड़ियों में सफर करने वाले पीयूष ओबरॉय को सुकून सिर्फ बाइक से ही मिलता था। आज उसका मन पता नहीं क्यों बेचैन था इतना कि रात को उसे शालिनी के घर में आने के बाद भी सुकून नहीं मिला। इतना सब बदल गया था उसकी जिंदगी में। वो खुद भी। सब बेचैनी से लेबर रूम से बाहर चहलकदमी कर रहे थे। तभी शालिनी जोर से चीखी और इसी के साथ वो बेहोश हो गई। पूरे हॉस्पिटल में बच्चे के रोने की आवाज गूंज गई। डॉक्टर उपासना ने बच्चे को देखा और मुस्कुरा दी। वो आंखों को बंद किए मासूम सी बच्ची रोई जा रही थी। देखने में पूरी शालिनी की परछाई, वही गोरा रंग, मासूमियत से भरा चेहरा। डॉक्टर ने बच्चे को नर्स को दिया और उसे नहलाने को कह दिया। थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े में लिपटी वो नन्ही सी जान मोहन जी के कांपते हाथों में थी। पोती के रूप में लक्ष्मी आई है भाई साहब, अब तो ये आंसू पोंछ लीजिए, कहकर राधिका जी हंस पड़ी। तो मोहन जी को ध्यान आया कि उनकी आंखों में अनजाने ही आंसू लुढ़क आए थे। बिल्कुल संभाल कर हौले से उसका माथा चूमते हुए वो बोले, आज मुझे मेरे शालू का बचपन वापस दिख गया। वहीं अंदर शालिनी कांच के उस पार से सबको देख रही थी। वो मुस्कुरा दी, अब मेरी जिंदगी का छोर मुझे मिल गया है, मेरी बेटी, जिस पर कभी मैं तुम्हारी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी। 6 साल बाद शिमला। एक छोटी सी बच्ची अपने ही उम्र के एक बच्चे के साथ लड़ रही थी। लड़ क्या रही थी, बस उसे मार रही थी। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उस बच्ची की माँ बाहर आई और वो सब देखकर जल्दी से अपनी बेटी के पास गई और उसे उस बच्चे से अलग किया। पीयू, बच्चे क्या कर रहे हो आप? ऐसे नहीं मारते, वो आपका फ्रेंड है ना? अरे मम्मा, आप ना बड़ी भोली हो, आप नहीं समझती। आप जाओ अपना काम करो, इसे मैं देख लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पर लाइन मारने की? उस बच्ची ने अपनी माँ की पकड़ से छूटकर वहीं रखी अपने प्लास्टिक के बैट को उठाकर वापस उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगी, जो भागकर अपने घर जा रहा था। उसे देखकर उसकी माँ ने उसे गोद में जबरदस्ती उठाया और घर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोली, हरकतें बिल्कुल इसकी अपने बाप पर गई हैं। अब क्या बदला इनकी जिंदगी में? शालिनी और पीयूष मिलेंगे कभी? क्या कम होगी शालिनी की पीयूष के प्रति नफरत? इस बच्चे की वजह से क्या मोड़ आएगा इनके जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।